चलें तो हम लोग बात शुरू करते हैं आज की। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग खड़े हैं, राइट। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में अभी के समय खड़े हैं। हम लोग के अब तक के क्लास में क्या क्या डिस्कशन हो चुका है, कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ जाना है। हम लोग अभी तक क्या क्या जानते हैं। हम लोग एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में जानते हैं। हम रिलेटिवली इनके प्रॉपर्टीज के बीच में डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा चीज, हम लोग नीचे वाले जो सबसे नीचे वाला परत है जिसमें क्लाइमेटिक एक्टिविटी हो रहा है, इसके कुछ फेनोमेना के बारे में मिले। हम लोग समझे कि इसके अंदर सर्कुलेशन के सेल क्या हो रहे हैं। हम लोग बेसिकली एयर मूवमेंट और एयर सर्कुलेशन के जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उनको हम समझ चुके हैं। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूवमेंट हो रहा है, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी मूवमेंट हो रहा है और सेल्स बन रहे हैं, राइट। इसको साथ में देखते हुए हम लोग पृथ्वी के सतह पर बनने वाले दाब की पट्टियों से मिल चुके हैं। हम प्रेशर बेल्ट के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। हम साथ में सीजन के कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ हैं। हम समझते हैं कि मौसम क्यों आते हैं, मौसम आने के पीछे क्या क्या जिम्मेवार कारण है ना। यहाँ तक हमारी बात हुई। और लास्ट क्लास में हम जो कोरिलेट किए हुए थे दोनों को साथ में मिला करके कि ये जो मौसम, ये जो सीजन्स हैं वो क्लाइमेटिक सिस्टम्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेटिक सिस्टम है, जो हवा का आवरण है, जो चीजें हो रही हैं, उनको फिक्स नहीं मानना है कि अर्थ पे जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है तो वहां पे जो है वही वही ऊपर हो रहा है। एटमोस्फेयर को कपड़े की परत की तरह देखिए जो कि सतह के ऊपर बैठा हुआ है। ये सन के साथ आगे पीछे फिसलेगा। सन जब ऊपर जा रहा होगा तो पूरे प्रेशर बेल्ट और पूरा सर्कुलेशन सिस्टम ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। सन जब नीचे की ओर जा रहा होगा पूरा सर्कुलेशन सिस्टम नीचे की ओर मूव कर जाएगा। हम ये जानते हैं ऑलरेडी। उसके बाद पिछला क्लास हम लोग वाटर साइकिल के बारे में समझे। ये एटमॉस्फेयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन हो रहा है पृथ्वी पर, और ये इनफैक्ट पृथ्वी के जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, कई रूप से सिग्निफिकेंस रखता है, और वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, जल चक्र। जल चक्र हम क्या समझे, सागर से इवापोरेट होगा, वो ऊपर जाएगा, जमीन पे गिरेगा, जमीन से बहते हुए जमीन का नक्शा भी चेंज करेगा, नमक भी घोलेगा, लेकर के सागर में आएगा। ये वन वे साइकिल चल रहा है जो कि जमीन को कंटिन्यूअस शेप कर रहा है। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से हम मिले, हम देखे कि ये किन चरणों में ये प्रक्रिया हो रही है। इवापोरेशन हम लोग हैंडल कर चुके हैं कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन के बाद हम लोग ह्यूमिडिटी समझे। ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट में भी नाप सकते हैं, रिलेटिव में भी नाप सकते हैं। ह्यूमिडिटी का अलग अलग इम्पैक्ट हम समझे कि ह्यूमिडिटी एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, एयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक हायर टेम्परेचर एयर होगा उसका ज्यादा वाटर कैरिंग कैपेसिटी होगा, और एक लोअर टेम्परेचर का ठंडा हवा होगा उसका वाटर कैपेसिटी कम होगा। ऊपर कंडेंसेशन का स्टेप देखें कि कंडेंसेशन
में क्यों हो रहा है, वो सैचुरेशन पॉइंट शिफ्ट हो गया है। आपके दिमाग में जो इस पूरे साइकिल के लिए हम नजरिया बैठाना चाहते हैं, इसको हमेशा इंटरमोलिकुलर स्पेस की नजर से देखें। हवा नीचे गर्म हुआ, फैल गया, उसके अंदर में पानी आया, हवा ऊपर गया, ठंडा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। जैसे ही हवा का सिकुड़ के कैपेसिटी उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से नीचे चला जाता है, तो जो एक्सेस वाटर वो कैरी कर रहा है वो किनारे छोड़ देगा। जो कि हवा में बादल के शक्ल में हमको नजर आया, ये लिक्विड की अवस्था में है, ये तरल की अवस्था में है, लेकिन जमीन पे गिर नहीं रहा है। इस बादल में लिक्विड अवस्था में है पानी, गैस की अवस्था में नहीं है। गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स है, ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा है, वो सस्पेंशन में। लास्ट स्टेप वर्सन होगा, किसी तरीके से फैक्टर्स ऐसे बन जाएंगे कि ये छोटे वाले कण जो हैं वो ज्वाइंट होकर के एक बड़े बूंद की शक्ल ले लेंगे। अब ग्रेविटी का असर शुरू हो जाएगा और वो टप से नीचे की ओर गिरेगा। हम लोग बादलों का नेमिंग सिस्टम जानते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेटो, अल्टो, क्यूमुलो, निम्बस, ये सभी शब्द जो अगर हम बोल रहे हैं तो इनका मतलब क्या होता है। हम लोग रेनफॉल में लास्ट क्लास एंड किए, हम लोग ये बात किए कि 4 प्रकार के रेनफॉल्स होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रेनफॉल, और इन 4 प्रकार के रेनफॉल में हम 2 प्रकार का रेनफॉल वहीं पे समझ लिए, है ना। ये 4 प्रकार के रेनफॉल कौन कौन से थे? सबसे पहला संवहनीय यानी कि कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल नाम में कन्वेक्शन है, हम जानते हैं कि कन्वेक्शन जो है वो सेल का होता है। नीचे से पार्टिकल एनर्जी लिए ऊपर की ओर गए, एनर्जी लूज किए, वापस नीचे की ओर आए। हवा जो है वो भी एक थर्मोडायनेमिक के ही प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये भी एक लिक्विड है। तो जाहिर सी बात है हमको सॉलिड छोड़ करके जितने भी फ्लूइड्स हैं उसमें कन्वेक्शन का मोड नजर आता है, सॉलिड में कंडक्शन नजर आता है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल समझे हम। ये असल में सबसे छोटे लेवल पे हो सकने वाले लोकलाइज्ड रेन है। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे से हवा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठंडा हो रहा है और वहीं पे गिर जा रहा है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट नहीं हो रहा है। डाल्टनगंज के तालाब से पानी ऊपर निकला और चियाकी, पाकी, पाटन, इधर उधर के कहीं इलाके में जाके बारिश हो गया। दीज आर यूजुअली लोकलाइज्ड, ये आमतौर पे क्षेत्रीय होंगे, स्थानीय होंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे। इस कन्वेक्शनल रेनफॉल को कौन सा प्रिंसिपल फीड कर रहा है, किस सिद्धांत के अंदर में ये काम कर रहा है, और वो है एडियाबेटिक लैप्स रेट। एक मिनट, ये सिद्धांत कहलाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट से हम लोग पिछले क्लास में वाकिफ हुए। एडियाबेटिक सिस्टम्स हमको थर्मोडायनेमिक्स में मिले थे। व्हाट इज एन एडियाबेटिक सिस्टम? कोई साइंस का विद्यार्थी हमको जवाब देगा? व्हाट इज एन एडियाबेटिक सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जो बाहर से एनर्जी एक्सचेंज ना करता हो, उसको एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर आप थर्मस, ये जो पानी का बोतल है, इसमें चारों तरफ से थर्मोकोल लगा करके हमने इंसुलेट कर दिया है। जो थर्मस होते हैं उसके अंदर ग्लास का बीच में इंसुलेशन का लेयर डाल देते हैं, एक एडियाबेटिक सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि अंदर और बाहर के बीच में ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं हो। इस चलते थर्मस में रखा गया जो चाय है वो लंबे समय तक गर्म रहता है, क्योंकि वो एनर्जी बाहर की ओर लूज नहीं कर पाता है। ऐसे सिस्टम को एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। अर्थ डेफिनेटली एक एडियाबेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है वो बाहर से एनर्जी प्राप्त कर रहा है, सन से एनर्जी आ रहे हैं। अर्थ इज डेफिनेटली नॉट एन एडियाबेटिक सिस्टम। तो ये जो रियल कैलकुलेशन अर्थ में नीचे से ऊपर टेम्परेचर ड्रॉप का होगा, वो अगर हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो वो एक एडियाबेटिक रूल को नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि अर्थ इन इटसेल्फ इज नॉट एन एडियाबेटिक सिस्टम। लेकिन दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो कि आप इस बारे में कर सकते हैं, अगर बाकी के वेरिएबल्स को छोड़ दें। फिजिक्स में हम आमतौर पे ये काम करेंगे कि अप्रोक्सीमेट कर देंगे। जैसे लेट से कि एफ इज इक्वल टू एम ए कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए व्यवहारिक पृथ्वी पे कहीं नहीं लागू होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई तरीके के फोर्सेस हैं, ड्रैग लगता है, ये है। हम जब कैलकुलेशन आपके 11th 12th में जब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो उनमें इस तरीके की चीजों को आप नेग्लेक्ट करके चले थे कि हवा कुछ है ही नहीं, हवा का कुछ ड्रैग ही नहीं होगा, जितना भी फोर्स है वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक आइडियल सिस्टम लेके चले थे, लेकिन व्यवहारिक सिस्टम आइडियल नहीं होता है। लेकिन व्यवहारिक सिस्टम आइडियल नहीं
नहीं भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरेटिकल जो हम बतिया रहे हैं वो बिना मतलब का है। ये सिद्धांत एडियाबेटिक सिस्टम का सिद्धांत है, अर्थ एक एडियाबेटिक सिद्धांत नहीं है। ये एग्जैक्टली लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी लागू होता है। कैन यू लिव विद दैट? ये एग्जैक्टली एडियाबेटिक सिस्टम नहीं है, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि दिस इज हाउ थिंग्स बिहेव, देयर आर मोर फाइनर थिंग्स। अगर रियल लाइफ कैलकुलेशन करने जाएंगे तो इसमें ज्यादा होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट एफ इज इक्वल टू एम ए वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ग्राउंड्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हम लोग देखे, दूसरा बड़ा यूनिक टाइप का हम लोग रेनफॉल देखे, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। दोनों में सिद्धांत वही लग रहे हैं। एक एयर का पैकेट जो कि वाटर कैरी कर रहा है, ये ऊंचाई गेन करेगा, ऊंचाई गेन करेगा तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो सैचुरेशन पॉइंट शिफ्ट करेगा और एक्सेस वाटर बाहर की ओर निकल जाएगा। इट्स अ सेम थिंग। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर गया और उसके बाद बारिश कराया। इसमें ऐसा हुआ था, जबकि ओरोग्राफिक एक ज्यादा फास्ट और डायनेमिक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि एक पर्वत बैठा हुआ है और इधर से आने वाली हवा जो है वो इस बादल को इस पर्वत के स्लोप के अलोंग पुश करके ऊपर राइज करा देता है। यानी कि ये नॉर्मल डेंसिटी के प्रभाव में जो धीरे धीरे ऊपर जाता, ये अचानक तेजी से ऊपर चला गया। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है रैपिड अपलिफ्टमेंट। बहुत तेजी से बादल हाइट गेन कर रहा है और इस चलते बहुत तेजी से बारिश हो रहा है। इस मुद्दे पे एक चीज जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं किए, उसको यहाँ पे जोड़ते चलें, और वो क्या है कि एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं बादल फटने की घटना, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट और कुछ नहीं है, बादल रियल में कुछ नहीं फट रहा है, आप समझ रहे हैं, देयर इज नथिंग टू टीयर, वहां पे कुछ फटने वाला चीज भी नहीं है जो कि फटेगा, हवा है, वो गैसियस स्टेट में है। लेकिन बादल फटने की घटना हम इस घटना को कहते हैं जब एक बादल एक बहुत अननेचुरल अमाउंट में ज्यादा डिस्चार्ज कर दे, ढेर सारा पानी जो है एक नॉर्मल बारिश से ज्यादा कर दे, तो इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। वो सिर्फ पर्वतीय इलाकों में ही होगा, क्योंकि नाउ यू अंडरस्टैंड कि इतना रैपिड वाटर का डिस्चार्ज इस तरीके के कंडीशन में ही होगा। जो नीचे से ऊपर की ओर नॉर्मल बढ़ रहा है कन्वेक्शन वाला, वो इतना वाटर रैपिडली नहीं निकलने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका लॉस हो रहा है। इसमें चूंकि रैपिडली टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इस चलते रैपिड वाटर निकलता है, और ये पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटना होगी। बादल फटने की घटना मैदानी इलाकों में नहीं होगी, पठारी इलाकों में थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मेन जो होगा वो पर्वतीय इलाकों में होगा। तो आपको अलोंग द हिमालय कहाँ दिखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में बादल फटा, या फिर हमारे पास ये गढ़वाल में बादल फटा, आपको हिली एरियाज में ही आपको मिलने वाला है। एक आगे का चीज है, लेकिन कोरिलेशन हम यहाँ पे लिंक ड्रॉ कर देते हैं, आगे उसको हम फाइनली अटैच कर देंगे। वो क्या है कि फ्लड्स, हम लोग आगे ज्योग्राफी में फ्लड्स को समझेंगे। फ्लड एक ऐसी घटना होती है कि जब एक वाटर बॉडी का जो चैनल कैपेसिटी है, मतलब कि वो जितना पानी को पर यूनिट टाइम में ले सकता है, उसके चैनल कैपेसिटी से कभी वाटर बॉडी का पीक डिस्चार्ज अगर ज्यादा हो जाता है तो वो अगल बगल के इलाकों को डुबा देता है। इस परिस्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। उसको टेक्निकली डिफाइन करेंगे, फ्लड इज अ कंडीशन व्हेन द पीक डिस्चार्ज ऑफ अ रिवर एक्सीड्स इट्स चैनल कैपेसिटी। बाढ़ वह परिस्थिति है जब नदियों के जल ग्रहण क्षमता से ज्यादा उसमें प्रवाह आ जाता है, तब अगल बगल के क्षेत्र डूब जाते हैं। इसको हम बाढ़ कहते हैं ना। ये बाढ़ प्लेन्स में जितने होंगे उससे ज्यादा डिफिकल्ट बाढ़ जो है वो पहाड़ी इलाकों में होंगे, क्योंकि देखिए उनका आप ज्योग्राफी देख रहे हैं कि कंस्ट्रिक्टेड स्पेस है, यहाँ पे पतला सा घाटी है, इधर ऐसा घाटी है, उधर ऐसा घाटी है, इस तरीके का बना हुआ है। ऐसे जगह अगर तेजी से पानी आया तो प्लेन में क्या है कि चारों तरफ बिखर करके वो बराबर कर देगा, वो बहुत लेवल अप नहीं हो पाता है, प्लेन खुले जगह है तो पानी फैल जाएगा। लेकिन पहाड़ों के बीच में देखिएगा कि पानी फैलने का कोई जगह नहीं होता है। तो यहाँ पे एक दूसरी घटना होती है, उसको कहते हैं फ्लैश फ्लड। एक फ्लैश फ्लड एक अचानक आया हुआ बाढ़ है कि आप अभी बैठे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया रहे हैं, जा 2 मिनट में पूरा इलाका डूब गया। ये फ्लैश फ्लड्स दो इलाके में आते हैं, एक तो पर्वतीय इलाके में आते हैं, क्योंकि एक तो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर का डिस्चार्ज बहुत कम समय में किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या है कि ये रेस्ट्रिक्टेड स्पेस है, ये संकुचित स्पेस है, यानी कि पानी को फैलने का जगह नहीं मिल पाता है, अचानक जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ये एक सीरियस घटना है। अगर आप पहाड़ों में रह रहे होते तो आप बहुत माइंडफुल होते इस बात को कि आपको मौका नहीं मिलने वाला है नीचे से घाटी से ऊपर चढ़ने का, पानी इस रफ्तार से भरेगा, क्योंकि इतना तेजी पानी निकला है। और फ्लैश फ्लड, हालांकि फ्लैश फ्लड आर्टिफिशियल कारण से भी होता है। ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में जब हम अर्बन मोर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे कि हमारे जो आज के आवास कैसे हैं, अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सब चीजों को, तो हम देखेंगे कि अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ ये एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नगरों में भी फ्लैश फ्लड होता है, शहरों में फ्लैश फ्लड होता है। यही वाला चीज वो प्राकृतिक नहीं है, वो मैनमेड है। वो क्यों हो रहा है? अगेन सिमिलर नेचर्स आ जा रहे हैं कि आपने बिल्डिंग्स बना दी है, पानी को फैलने के लिए जगह नहीं मिलने वाला है, और आपके पास एक निकालने का पानी अगर सिस्टम नहीं है और अचानक तेज बारिश हो गया, मुंबई वगैरह जैसे जगह पे ये आम होता है। उनका ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है, पानी उनको भरपूर मिल जाना है, इतना सारा पानी आ गया, पता नहीं है अब क्या करेंगे, तो पानी जो है वो शहरों में भी फ्लैश फ्लड लेके आता है। लेकिन अर्बन फ्लैश फ्लड्स अभी हमारे टॉपिक नहीं है, हम बस कोरिलेशन दोनों के बीच में लिंकिंग जोड़ देना चाहते हैं। यहाँ हम नेचुरल फ्लैश फ्लड्स की बात कर रहे हैं जो कि कंस्ट्रिक्टेड स्पेस में होंगे। तो ये कॉमन सेंस में समझिएगा, प्लेन्स में आपको फ्लैश फ्लड नहीं आने वाला है। प्लेन चूंकि समतल है तो पानी को आने में समय लगेगा, जल स्तर को बढ़ने में समय लगेगा। फ्लैश फ्लड फास्ट फ्लड को कहते हैं कि मतलब नहीं है नहीं है नहीं है डूब गया, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है डूब गया, ऐसे बदलता है कहानी। ठीक है, तो बहुत डायनेमिक सिस्टम्स है, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो कभी ओरोग्राफिक कंडीशंस अगर बहुत फास्ट हो जाते हैं तो वो क्लाउड बर्स्ट जनरेट करते हैं और उस इलाके में फ्लैश फ्लड बनने भी आम होंगे। दैट इज द थिंग। दो और तरीके के हमारे ये रेनफॉल्स थे जो हम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट करके चले हैं, जो कि आज के टॉपिक जिस पे हमारा डिस्कशन होना है ये इसके ऊपर बन करके आएगा। एक तरीके का बारिश होने वाला है जिसको हम चक्रवातीय वर्षा कहेंगे, साइक्लोनिक, और एक तरीके का बारिश होने वाला है जिसको हम कहेंगे फ्रंटल बारिश, फ्रंट की वर्षा, है ना। पहले हम लोग फ्रंटल वाला कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद फिर हम लोग साइक्लोन के कॉन्सेप्ट में आएंगे। देखिए, हम फ्रीक्वेंटली आपको ये फ्रीक्वेंटली आपके सामने ये कमेंट करते हुए चले हैं कि पृथ्वी के सभी क्षेत्र के क्लाइमेटिक सिस्टम एक नहीं है। पृथ्वी पे दरअसल 3 क्लाइमेटिक सिस्टम है जो 3 तरीके से बिहेव करता है। एक क्लाइमेटिक सिस्टम ये वाला है, इस क्लाइमेटिक सिस्टम सबसे डायनामिक, मतलब कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एकदम अनप्रिडिक्टेबल, कोई निर्धारण नहीं कर सकते हैं, वो इधर का क्लाइमेटिक सिस्टम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सन के एनर्जी से चल रहा है और सन इतना वेरिएबल है कि कभी सन पास में होगा, एपोजी में होगा, ये एपेहेलियन में होगा या पेरीहेलियन में होगा, उसका असर पड़ेगा। कभी सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी सन इधर होगा, उसका असर अलग होगा, नीचे होगा, उसका असर अलग होगा। यानी कि असर तो सन का वेरियस है, बल्कि यहाँ तक कि इस इलाके में कभी क्लाउड हो गया तो देखिए कि सन का इंटेंसिटी का असर हो जाने वाला है, नीचे हीट बराबर नहीं पहुंच रहा है। यही कारण है कि जो ट्रॉपिकल इलाके के जो क्लाइमेटिक सिस्टम है ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बहुत डायनामिक होते हैं, इनके बारे में अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो इस चलते बारिश को लेकर के एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक सिस्टम है, इसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, दिस इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। वहीं उल्टा इधर एक क्लाइमेटिक सिस्टम है, मतलब हम दोनों साइड बना रहे हैं, समझिएगा, एक साइड बोल रहे हैं तो खाली एक साइड नहीं बोल रहे हैं, दोनों साइड जा रहा है ना। ये पोलर वाला, ये इसके जैसा ही है, वो भी सूरज के कारण है, बस ये सूरज की अधिकता के कारण है, ये सूरज की कमी के कारण है। दोनों थर्मल सिस्टम है, ये हीट के एक्सेस इसको ड्राइव कर रहा है और ये हीट का डेफिसिट इसको ड्राइव कर रहा है। यहाँ आप समझ रहे हैं इनस्टेबिलिटी वाले कंडीशंस बन रहे होंगे, यहाँ आप समझ रहे होंगे स्टेबिलिटी वाले कंडीशंस बन रहे होंगे, सिमिलर नेचर का हमारे पास डेंसिटी का ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा होगा। तो ये दोनों तो एक जैसे। आइए बीच वाला, यूएस वगैरह के इलाके के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं उन लोग सुबह प्रेडिक्ट किया कि आज दोपहर में 2 बजे बारिश होगा। लोग एग्जैक्टली 1 बजे बारिश छाता लेके निकलते हैं, 2 बजे बारिश होता है। उनका बारिश इतना समय पे काहे है? अगर आप मान लीजिए थोड़ा देसी सोच रखिएगा तो कहिएगा कि मारिए हम लोग इंडिया इतना पीछे हैं कि बारिशों में उनसे पीछे हैं। बात ऐसा नहीं है, उनका सिस्टम ऐसा है। वो ये जो बीच का सिस्टम है ये असल में डायनेमिक सिस्टम है, ये हीट
हीट ड्राइव नहीं करता है, बल्कि इधर इधर वाले सिस्टम जो वॉलीबॉल खेलते हैं और दोनों के बीच में जो टकराव हो रहा है वो बीच का सिस्टम तैयार कर रहा है। तो ये बीच का सिस्टम असल में सन का तैयार किया हुआ है नहीं। तो चूंकि इधर और इधर वाले सिस्टम्स के डायनेमिक इंटरेक्शन के कारण बीच का ये टेम्परेट वाला सिस्टम तैयार हो रहा है, इस चलते ये फेयरली इजी टू प्रेडिक्ट है। इसके बारे में हमको पता रहे कि ऊपर से ठंडा हवा आ रहा है, हमको पता रहे नीचे से गर्म हवा आ रहा है, हम जानते हैं कि कहाँ मिलेगा, कै बजे मिलेगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब बारिश होगा कब नहीं होगा। वो चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ नहीं कर सकते है ना। तो हम जब अभी के समय जिस टॉपिक को खोल रहे हैं, अभी तक जो हम लोगों ने कन्वेक्शनल रेनफॉल देखा वो ज्यादा हीट रीजन का प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन के सिचुएशन बनते रहेंगे, हीट ज्यादा रहेगा, सरफेस गर्म होगा, ऊपर वाले हवा को गर्म करेगा, वो ऊपर उठेगा, ठंडा होगा, एंड यू गेट द होल पॉइंट, और साइकिल जो है वो चलता रहेगा, है ना। यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम आज जो है वो इस सिस्टम के बारिश के ऊपर बात करने वाले हैं, और इस सिस्टम में हाँ कन्वेक्शनल बारिश तो हर जगह होगा। कन्वेक्शन तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, जहां कहीं अर्थ पे एटमॉस्फेयर है तो वहां किसी न किसी मात्रा में नीचे का पानी इवापोरेट होकर के ऊपर जाना, ऊपर जाकर के ठंडा होकर के गिरना, ये तो पूरे अर्थ पे हो रहा होगा। सिमिलरली जो इधर हो रहा है वो भी पूरे अर्थ पे हो रहा होगा, लेकिन डिस्टिंक्शन हम ये ड्रॉ करेंगे कि इधर वाला जो है वो प्राइमरली कन्वेक्शनल नेचर का है, इधर वाला जो है वो प्राइमरली फ्रंटल नेचर का है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट्स का काम सिर्फ यही हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो इधर इधर भी हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। यहाँ के सिस्टम में मेन जो काम हो रहा है वो फ्रंट से हो रहा है, जबकि यहाँ के सिस्टम में जो मेन काम हो रहा है वो थर्मल से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर थर्मल जीरो है, थर्मल यहाँ पे भी है, लेकिन अगर पैटर्न बनाने पे आएंगे तो हम कहेंगे कि इधर का ज्यादा सिस्टम थर्मल सिस्टम है, इधर का सिस्टम ज्यादा डायनेमिक सिस्टम है। आर वी क्लियर सो फार? तो अब आते हैं इस बात को समझने के लिए। इससे हमारा एक बार मुलाकात हो चुका है, हम जब सेल्स बना रहे थे तो हम लोग देखे थे फ्रंट से, भले ही उसको हमने नेमिंग नहीं किया था, लेकिन उन प्रॉपर्टीज से हमारा मुलाकात हो चुका था। आज चलिए उसको हम लोग डीपर और ढंग से समझें। पहला कॉन्सेप्ट आता है एयर मास का, है ना। देखिए देखिए एयर मास का कॉन्सेप्ट क्या है। एयर मास का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी हवा है उसको एक कंटिन्यूअस ब्लैंकेट सीट के रूप में मत देखिए। आप ऐसे नहीं विजुअलाइज कीजिए कि पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो एक कंटिन्यूअस एंटिटी है, वो एक चीज है, बल्कि आप पृथ्वी को ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि ये जो सरफेस के ऊपर जो हवा है वो एक कंटिन्यूअस ना होकर के बल्कि छोटे छोटे बबल्स से मिलकर के बना हुआ है। ये अलग अलग बबल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये इस तरीके से अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। आप एक कंटिन्यूअस हवा का परत मत देखिए, बल्कि इसको छोटे छोटे बबल्स में देखिए। इन बबल्स को हम कहते हैं एयर मास, वायु राशि। वायु राशि हवा के एक टुकड़े को हमने नाम दिया है। अब बात है कि वाई मेक अ डिस्टिंक्शन, हम पूरे हवा को एक क्यों नहीं कह सकते थे। हमने इस हवा को एक है तो इनविजिबल, जाहिर सी बात है इसमें जो भी डिवीजन कर रहे हैं हम अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं। तो हम ऐसा विचार नहीं रखें कि पृथ्वी के चारों तरफ एक कंटिन्यूअस एक सिंगल सीट ऑफ एयर है जो कि गोल पड़ा हुआ है, बल्कि ऐसे देखें कि ये एयर के गोले गोले बबल्स हैं जो एक दूसरे से टच किए हुए हैं, जो कि पूरा बनाया हुआ है। हर एक बबल अपने आप में वायु राशि कहलाएगा, एयर मास कहलाएगा। अब ये जाहिर सी बात है, अगर हम पूरे को एक नहीं कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ फैक्टर होगा कि एक वायु एयर मास दूसरे एयर मास से कैसे अलग है, तभी दो अलग अलग एयर मास है। ये जो नेमिंग आप देख रहे हैं ये अलग अलग एयर मास है। जैसे ये एम्प्टी जो हुआ ये एक एयर मास है, यहाँ जो एम्प्टी हुआ ये एक एयर मास है, यहाँ जो सीटी जो दिख रहा है ये एक एयर मास है, यहाँ ऊपर सीपी जो दिख रहा है वो एक एयर मास है। यानी पूरा पृथ्वी जो है अलग अलग एयर मास से मिलकर के बना है।
अब ये एयर मास परिभाषित कैसे हो रहे हैं? एक एयर मास और दूसरे एयर मास के बीच में अंतर क्या है? दो बातों का अंतर है। पहला अंतर है टेम्परेचर का। एक एयर मास दूसरे एयर मास से तापमान में अलग है, यानी कि एक एयर मास, एक जो वायु का टुकड़ा है वो या तो गर्म है या एक वायु का टुकड़ा जो कि ठंडा है। इन दोनों का बिहेवियर अलग होगा। अगर जो गर्म वाला है तो उसका डेंसिटी लो है, जो ठंडा वाला है उसका डेंसिटी हाई है। दोनों अगर टकराएंगे तो गर्म वाला ऊपर जाएगा। अगर इंट्रैक्शन के पॉइंट्स बनते हैं तो एक भारी चीज और एक हल्का चीज अगर टकराता है, आप कैरम में जो स्ट्राइकर है उसको गोटी से बड़ा ही आप चाहेंगे। क्यों ऐसा चाहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोई समझता है ना? देखिए, ये जो हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर के एयर हैं वो अलग अलग डेंसिटी रखते हैं और उनके टकराने पे अलग अलग बिहेवियर है। अभी के लिए लेट्स टेक इट लाइक दैट, है ना? एक और बात, ये दूसरा डिफरेंस इनके बीच में टेम्परेचर के बाद ह्यूमिडिटी का है। यानी एक एयर मास है जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है और एक एयर मास है जिसमें वाटर का कंटेंट कम है। नाउ अंडरस्टैंड द नेमिंग सिस्टम। ये जो नाम आप देख रहे हैं, आपको जो कंफ्यूजिंग लग रहा है, असल में काफी सरल है। इस नाम में दो अक्षर पढ़ते हैं और दोनों अक्षर इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। जो पहला अक्षर स्मॉल में लिखा हुआ है, ये देखिएगा या तो सी होगा या तो एम होगा। ये बताता है कि ये कॉन्टिनेंटल है या मरीन है, ये जमीन के ऊपर का हवा है कि पानी के ऊपर का हवा है। क्या डिफरेंस रहेगा? जमीन के ऊपर के हवा में वाटर कंटेंट कम होगा क्योंकि नीचे इवापोरेशन का पॉइंट कम है, और जो वाटर के ऊपर जो रहने वाला है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। तो सी और एम के बीच में अंतर समझिए। जहां एम है वो मरीन है, यानी कि उसमें वाटर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और जो सी है वो कॉन्टिनेंटल है, उसमें वाटर ह्यूमिडिटी कम है। दूसरा चीज आप जो देखेंगे कैपिटल लेटर वाला, ये टेम्परेचर का सूचक है। जो ए पढ़ रहा है वो आर्कटिक बोल रहा है, ये खास नाम है जो कि सिर्फ ऊपर दिखेगा। नीचे जो डबल ए दिख रहा है वो एंटार्क्टिक है, ये खास नाम है, सिर्फ वहीं पे दिखाई पड़ेगा। इन दोनों को अलग निकाल दीजिए। अब बाकी जो बीच में दिख रहे हैं उसमें देखिए हमारे पास कौन कौन है। ये जो पी हुआ, इसका मतलब पोलर है, ये ठंडी हवा है। ये जो सी हुआ, इसका मतलब ये कॉन्टिनेंटल है, यानी कि ये उससे गर्म हवा है ना? आ, आ, ये पोलर हो गया, ये टी ट्रॉपिकल हो गया। सॉरी, ये जो टी जो हो गया ये ट्रॉपिकल हो गया। हमारे पास ई हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। तो इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल और पोलर, ये टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। दोनों अक्षर के बीच में अंतर समझ रहे हैं? पहला अक्षर ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर रहा है, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये क्या क्या हो सकता है? सी हो सकता है या एम हो सकता है। एयर पैकेट जो लैंड के ऊपर बैठा हुआ है वो एम एयर पैकेट है, सॉरी सी एयर पैकेट है, और जो वाटर के ऊपर जो एयर पैकेट बैठा हुआ है वो एम एयर पैकेट है। और दूसरा जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं वो तापमान का सूचक है। इसमें दो स्पेशल नाम है, एक आर्कटिक के लिए सिंगल ए यूज करते हैं, अंटार्कटिक के लिए डबल ए यूज करते हैं। ये फिक्स है और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी बीच वाले इलाके में हम या तो पोलर रखेंगे, ट्रॉपिकल रखेंगे, इक्वेटोरियल रखेंगे, ये तापमान का होगा, या तो फिर मरीन रखेंगे या कॉन्टिनेंटल रखेंगे, ये ह्यूमिडिटी का कंपोनेंट है ना? तो हमने अपनी सोच को बदला। अब हम वायु को एक कंटिन्यूअस परत, एक कंटिन्यूअस एक लेयर के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये अलग अलग प्रॉपर्टी वाले साथ में सटे सटे एयर के पैकेट्स के रूप में देख रहे हैं। जैसे ही हम अपने नजरिए को इस रूप में बदल देंगे, अब हमारे पास इन एयर पैकेट के डायनेमिक्स को एनालाइज करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होगा। देखिए क्या होता है जब एक एयर का पैकेट और दूसरे एयर का पैकेट टकराते हैं। एक मिनट रुकिएगा ना। एक मिनट। हाँ सिखा, हाँ सिखा। स्क्रीन प्रकाश अरे नहीं हो रहा। अरे स्क्रीन कास्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थैंक्स। रुको। ठीक 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 ठीक, चलो ठीक है। एक चीज रह गई, चलो यहाँ पे आइए।
तो हम्म, ठीक है। तो हमारे पास जो एयर में जो ये जो एयर पैकेट्स बने हैं, वायु राशियां बनी हैं, ये दो आधार पे परिभाषित हुई हैं, तापमान के आधार पे और आर्द्रता के आधार पे। हम जानते हैं कि इतने टाइप का आएगा। इसमें एक डबल ए नहीं पड़ा हुआ है, वो डबल ए डाल दीजिएगा, सी डबल ए आ जाएगा, सी डबल ए आ जाएगा, नहीं, एम डबल ए आ जाएगा, सी डबल ए आ जाएगा। हाँ ठीक है, सी डबल ए आ जाएगा। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, वो दोनों बर्फ में जमा हुआ है, लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच में डिफरेंस है ना। डबल ए आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज उसमें ऐड कर लीजिए। अब आइए इन एयर्स के बीच के इंटरेक्शन को समझने के लिए। देखिए, ये जो हवा के अलग अलग वायु राशियां हैं, ये एक दूसरे से जब टकराएंगी तो ये अलग बिहेवियर लेकर के आएंगी। दोनों के बीच में कॉमन बिहेवियर क्या होने वाला है कि जब गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि, एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास जब टकराएगा, दोनों के बीच में टकराव होगा, तो जो वार्म एयर मास है वो हमेशा ऊपर जाएगा, नो मैटर हु इज द अग्रेसर। क्योंकि साइकिल ट्रक को टक्कर मारे या ट्रक साइकिल को टक्कर मारे, साइकिल ही ऊपर जाएगा, ट्रक किसी परिस्थिति में ऊपर नहीं जाएगा। तो दोनों के बीच में टकराव होगा, एक कॉमन चीज समझेंगे कि इट इज द वार्मर एयर दैट इज गोइंग टू राइज अप, ये हमेशा होने वाला है। लेकिन ये डिपेंडिंग अपॉन कि दो एयर के पैकेट्स का इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, उनके बीच में फ्रंट्स दो तरीके के बन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट्स। फ्रंट क्या होते हैं? दो एयर पैकेट्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो इंटरेक्शन का पॉइंट होता है, इसको हम फ्रंट कहते हैं। तो जैसे इधर एक एयर पैकेट है, इधर एक एयर पैकेट है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, इसको हम फ्रंट कहते हैं, है ना। फ्रंट्स दो तरीके का बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों एयर पैकेट्स में एक्टिव कौन है, मतलब मूव कौन कर रहा है। क्योंकि टकराव तो दोनों परिस्थिति में हो सकता है, आप या तो खड़े हो, कोई दूसरा आकर के आपको ठोक दे तभी टकराव हुआ, या दूसरा खड़ा है आप जाकर के ठोक दीजिए तभी टकराव होने वाला है। तो ये फ्रंट्स दो तरीके के बनेंगे। एक तरीके का फ्रंट होगा जिसको कहेंगे हम कोल्ड फ्रंट, एक तरीके का फ्रंट होगा जिसको कहेंगे वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट कब बनेगा? जबकि कोल्डर एयर मास डायनेमिक है और वार्मर एयर मास स्थिर बैठा है। यानी अगर परिस्थिति ऐसा है कि वार्म एयर शांति से बैठा हुआ है और ठंडा हवा ऊपर से पोल से उतरा जा करके उसको धक्का दे दिया, तो जो इन दोनों के बीच में फ्रंट बनेगा उसको हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं। इसके उल्टा में अगर कोल्डर एयर मास जो है वो शांति से बैठा हुआ है, अगर कोल्डर एयर मास जो है वो शांति से बैठा हुआ है और वार्मर एयर मास जो है अगर एक्टिव है, वो जाकर के टकराव करेगा, तो हम जो फ्रंट बनेगा उसको कहेंगे वार्म फ्रंट। दोनों फ्रंट्स दिखने में तो एक जैसा है, दोनों फ्रंट में सिमिलर चीज हो रहा है कि गर्म वाला को ऊपर जाना पड़ेगा, और जहां नीचे का हवा अगर ऊपर की ओर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम जानते हैं क्या होगा, नीचे के जगह पे लो प्रेशर, जहां ऊपर की ओर हाई प्रेशर, और दोनों के जगह पे हमारा साइकिल तैयार हो जाएगा, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोल्डर फ्रंट जो है वो इस तरीके का दिखता है। कोल्डर फ्रंट में देखिए यहाँ पे वार्म एयर जो था, जो गर्म हवा था, वो शांति से यहाँ पे बैठा था, बेचारे का कोई गलती नहीं था। उधर से सरसराते हुए ठंडी हवा आई और ठोक दिया। अब कभी ऐसा हुआ तो इस तरीके से राइज होता है। इस स्लोप पे गौर कीजिए, ये किस तरीके का स्लोप है, आप लोग पढ़े हैं मैथ में, आप बता सकते हैं? डबल हेलिक्स थ्योरी आप लोग पढ़े हैं स्लोप का? इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये किस तरीके का स्लोप है? हाँ हाँ, हमको ये बताएं कि इस स्लोप और इस स्लोप ऐसा सीधा बनाए, दोनों में से स्लोप में किसके पास स्लोप ज्यादा है? सीधा वाला का स्लोप ज्यादा है।
आप ध्यान रखिएगा, आपको मैथ टीचर जो है वो पढ़ाए होंगे स्लोप्स को। ये डीएनए स्ट्रक्चर में तोड़ दीजिए, ऊपर वाला जो हुआ इंक्रीजिंग, नीचे वाला हुआ जो डिक्रीजिंग, इधर वाला क्वाड्रेंट हुआ पॉजिटिव, इधर वाला क्वाड्रेंट हुआ तो निगेटिव। तो ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप है, ये नीचे की ओर जा रहा है ना। यहाँ पे जो है ये स्लोप ज्यादा तीखा है। इससे भी ज्यादा कब होता अगर स्लोप हम ऐसा बनाते है ना, तो ये वाला स्लोप हो जाता, फिर वो इंक्रीजिंग स्लोप हो जाता। ये मैथ में ये फिजिक्स का चीज है, आपको मैथ के टीचर जरूर बताए होंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्लोप, कौन सा पॉजिटिव स्लोप है, कौन सा नेगेटिव स्लोप है, कौन सा इंक्रीजिंग स्लोप है, कौन सा डिक्रीजिंग स्लोप है। अगर नहीं पढ़े हैं तो शॉर्ट में देख लीजिए, डीएनए बनाइए, चार तरफ से तोड़ दीजिए, ऊपर वाला इंक्रीजिंग है, नीचे वाला डिक्रीजिंग है, अगर 50-50 तोड़ दीजिए, बीच में तोड़ दीजिए तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, राइट वाला निगेटिव है। यानी कि ये वाला इंक्रीजिंग पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग निगेटिव, ये डिक्रीजिंग निगेटिव, है ना। तो इस तरीके से चलता है। खैर एनीवे, हम यहाँ पे फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम फ्रंट में इंटरेस्टेड है। और अगर आप स्लोप को समझते हैं तो हमारा सब कुछ लेना देना स्लोप से ही है। ये दोनों स्लोप क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है ना। यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। एक मिनट, नहीं हम उल्टा बोले, इसको हम ग्राफ पे बाद में बात करते हैं, यहाँ पे अभी पहले मुद्दे पे रहते हैं, हम लोग डिट्रैक्ट होने में चला जा रहा है। देखिए अगर कभी कोल्ड फ्रंट बन रहा हो और कभी वार्म फ्रंट बन रहा हो, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कोल्ड फ्रंट जो है वो ज्यादा तेजी से अपलिफ्टमेंट कराता है, और वार्म फ्रंट जो होता है उसमें थोड़ा धीमे से अपलिफ्टमेंट होता है। ज्यादा रेट यहाँ पे होता है, हम ग्राफ उल्टा बोल दिए थे। ये कोल्ड, अगर ऐसा स्थिति हो कि ये कोल्डर एयर जाकर के वार्मर को मारा है तो वार्म ज्यादा तेजी से ऊपर उठेगा, और अगर ऐसा स्थिति हो कि कोल्ड वाला शांत बैठा है और वार्म वाला मारा है तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। असल में हम आपको ग्राफ उल्टा नहीं बताया, इसने जो ग्राफ बना हुआ है ये उल्टा बना हुआ है। दिस इज वेयर द एरर इज, है ना। दो चीजें इस चलते कंफ्लिक्ट आ रही हैं। खैर आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर ट्रक, हायर डेंसिटी किसका है कोल्ड और वार्म में से, हायर डेंसिटी किसका है, कोल्ड का हायर डेंसिटी है। तो अगर हायर डेंसिटी वाला अगर मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो यानी कि उस इंपैक्ट में जो वार्म एयर होगा वो ज्यादा रैपिडली राइज करेगा। वही जो वार्मर एयर है उसमें अगर वाटर वेपर कम है, उसका डेंसिटी कम है, उसका मोमेंटम कम है, और ये जब टकराएगा तो इसमें यही ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। यानी कि ज्यादा फास्ट अपलिफ्टमेंट कब होगा, जब ठंडा हवा जाकर के गर्म हवा को मारे, और धीमा अपलिफ्टमेंट कब होगा, जब गर्म हवा जाकर के ठंडे हवा को मारे। एक वार्म फ्रंट में स्लोअर अपलिफ्टमेंट होता है, एक कोल्डर फ्रंट में फास्टर अपलिफ्टमेंट होता है। बताइए दोनों में से ज्यादा बारिश कहाँ होगा, वार्म फ्रंट बन रहा है, कोल्ड फ्रंट बन रहा है, क्या हम बोले कहाँ ज्यादा बारिश होने की संभावना है? कोल्ड फ्रंट में। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ज्यादा है, वी आर इंटरेस्टेड इन रेट। तो अगर वो ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है मतलब ज्यादा तेजी से ठंडा भी हो रहा है, मतलब ज्यादा मात्रा में वो पानी भी निचोड़ेगा, है ना। तो ये वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आप समझ रहे हैं। अब फ्रंटल बारिश यहीं से हम लोग कवर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फ्रंटल बारिश क्या है। फ्रंटल बारिश वैसा बारिश है जिसमें दो एयर मास एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इस डायनेमिक इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप वार्मर एयर मास ऊपर की ओर अपलिफ्ट होता है। ये ऊपर की ओर अपलिफ्ट होता है तो इसमें टेम्परेचर ड्रॉप होता है और वो बारिश कराएगा। इस ऊपर की ओर अपलिफ्टमेंट के दौरान आप देख रहे हैं कि जो थर्मल ने जिस तरीके का इनस्टेबिलिटी का कंडीशन बनाया था कि नीचे लो प्रेशर और ऊपर हाई प्रेशर, यहाँ पे डायनेमिक कंडीशन ने भी सेम एग्जैक्ट परिस्थिति बना दिया है। बस कारण डिफर कर रहा है, वहां पे हीट ने किया था, यहाँ पे दो एयर मास के टकराने से डायनेमिक एक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। आर वी क्लियर? तो तीसरे तरीके की बारिश हम लोग समझ गए, फ्रंटल एयर रेनफॉल। अब सवाल ये है कि फ्रंटल एयर ये रेनफॉल कहाँ होता है? क्या हम सिर्फ टेम्परेट रीजन का इसको फीचर माने? नहीं,
टेम्परेट इस तरीके का रेनफॉल ज्यादा टेम्परेट रीजन में होता है, क्योंकि वहां पे डायनेमिक फैक्टर्स ज्यादा हैं और थर्मल फैक्टर कम है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पृथ्वी में सिर्फ उसी इलाके में फ्रंटल काम हो रहा है। फ्रंटल एक्शन आपको यहाँ भारत में भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि इस इलाके में ज्यादा जो बारिश होना है वो थर्मल रीजन से होना है। फ्रंटल जो हो रहा है वो बहुत नेग्लेजिबल है, उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। सिमिलरली जो टेम्परेट वाले इलाके हैं, जो बीच वाले इलाके हैं, वहां पे ज्यादा बारिश फ्रंटल हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वहां कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं हो रहा है। और ओरोग्राफिक वो तो अलग चीज है, उसका पृथ्वी के किसी लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। पहाड़ अगर ध्रुव पे होगा तब भी वैसे ही बिहेव करेगा, पहाड़ अगर इक्वेटर पे होगा तब भी वैसे ही बिहेव करेगा। देखिए इक्वेटर पे हमारे पास हिमालय है और ध्रुव का क्लाइमेट बना देता है, इक्वेटर पे ध्रुव का क्लाइमेट बन जा रहा है। हिल्स ऐसे होते हैं। एक बात समझिएगा कि अर्थ पे जो अक्षांशों में ऊपर बढ़ने का टेम्परेचर का असर होता है, कि जैसे जैसे आप अक्षांश में ऊपर बढ़ रहे हैं तापमान गिर रहा है, वही सेम असर हाइट पे भी होता है। यानी कि आप इक्वेटर पे ही रह करके अगर आप हाइट में ऊपर जा रहे हैं तो असल में आप सिमिलर बिहेवियर दिखा रहे हैं जो कि आप नीचे वाले लेवल पे रह करके ट्रॉपिक में ऊपर जा रहे होते। तो दोनों बिहेवियर सिमिलर हैं। हमारे हिमालय के ऊपर पोलर क्लाइमेटिक सिस्टम मौजूद है। वो क्यों? क्योंकि ये तो हाइट के कारण बना रहा है, ये इसके कारण नहीं बना रहा है। सिमिलर कंडीशंस यहाँ पे हो जा रहे हैं। तो इंडिया में पोलर क्लाइमेटिक सिस्टम है। हम लोग आगे जब इंडिया को पढ़ेंगे हमारे पास पोलर क्लाइमेटिक सिस्टम है, राइट। तो हम लोग फ्रंटल समझ रहे हैं। अब अगले बात पे आते हैं, और ये आज के डिस्कशन का हमारा कोर होने वाला है, मेन टॉपिक जो आज जिसको हम हैंडल कर रहे हैं, एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? हम लोग साइक्लोन्स को समझने में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग चक्रवात जानना चाहते हैं। तो अगर चक्रवात के ऊपर बात शुरू हो, उससे पहले बात यहां से शुरू हो कि क्या चक्रवात नहीं है, या फिर कौन सी वैसी चीजें हैं जिससे आप चक्रवात से कंफ्यूज हो सकते हैं। इस चलते पहले हम अपने आइडिया के चारों तरफ एक फेंसिंग कर ले, कि सो दैट यू डोंट कंफ्यूज कि हम किस आइडिया की बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग जब क्लाइमेटिक सिस्टम्स देख रहे थे, और उसमें खास करके हम लोग जब ये देख रहे थे, आने दीजिए एक चीज दिखाते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। हम्म, हम लोग जब जब शुरुआत के एटमॉस्फेरिक कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे थे, तो ये जो पृथ्वी पर पर्यावरण में बन सकने लायक जो दो कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसको हम लोगों ने एनालाइज किया था। एक बार इस बात पे हमारा फिर से डिस्कशन हो जाए। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिख रहा है? ये जो बादल वाला साइड आप देख रहे हैं, इसको हम अस्थिरता की परिस्थिति कहे थे, इनस्टेबिलिटी की परिस्थिति कहे थे। ये गर्मी के कारण हुआ है। गर्मी ज्यादा है तो नीचे का सतह गर्म हुआ, और सतह जब गर्म हुआ तो इसके ऊपर का सटा हुआ हवा गर्म हुआ। ये हवा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ गया, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ गया तो जहां से गया है वहां लो प्रेशर बनाया, और ऊपर जहां पे गया है वहां पे हाई प्रेशर बनाया। इस परिस्थिति को हमने क्या कहा था कि ये इनस्टेबिलिटी की परिस्थिति है, अस्थिरता की परिस्थिति है। बारिश हमेशा इसी परिस्थिति में होता है। अगर आप लोग कभी लूसेंट उसेंट का रट के रखे हुए हैं कि बैरोमीटर जब गिरता है तब जाके बारिश होता है, तो बैरोमीटर असल में प्रेशर को नापने का यंत्र है। अगर आप उस समय जमीन में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप लो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, उस समय बैरोमीटर नेचुरली गिरेगा। तो बारिश इस चलते नहीं हो रहा है कि बैरोमीटर गिर रहा है, बारिश इस चलते हो रहा है कि इनस्टेबिलिटी का कंडीशन हो गया है। बैरोमीटर बस उस पॉइंट पे जाकर के ये नापने का प्रयास कर रहा है कि क्या वाकई में लो प्रेशर का कंडीशन बन रहा है कि नहीं। लोग इस तरीके से बारिश को प्रिडिक्ट करते हैं। आप अपने चारों तरफ जहां अचानक प्रेशर गिरते हुए देख लीजिए, तो वैसे ही आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि अच्छा अब ये इनस्टेबिलिटी का कंडीशन बनने वाला है, बारिश होगी। बारिश सिर्फ इसी में होगी। ये गर्मी के कारण बनता है। दूसरा परिस्थिति जो हमने देखा वो जाड़े के कारण बनता है।
ये उल्टी परिस्थिति है, इसको हमने नाम दिया स्थिरता की परिस्थिति, स्टेबिलिटी को बोला। ये ठंडे के कारण होता है। तो सर्दी अगर रहा तो ऊपर का हवा ज्यादा ठंडा हो गया, हवा जब ठंडा हुआ तो इसका डेंसिटी बढ़ गया, और डेंसिटी बढ़ गया तो ये नीचे बैठ गया। चूंकि यहाँ पे ऊपर का हवा नीचे बैठा है, इस चलते ऊपर में लो प्रेशर, यानी जहां से गया है वहां पे लो प्रेशर, और जहां पे गया है वहां पे हाई प्रेशर बनाएगा। ये बात हम समझ रहे हैं। ये गर्मी के कारण होता है, ये जाड़ा के कारण होता है। कभी भी स्थिरता बन जाए तो बारिश हरगिज नहीं होगा। इस कंडीशन में अगर आप जमीन में खड़े होकर के हाई प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बी श्योर की बारिश कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एयर तो ऊपर से नीचे जा रहा है। बारिश होने के लिए आपको ऐसे होने की जरूरत है, तब तो एडियाबेटिक लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट लगता। ऊपर जाके टेम्परेचर लो होता तब तो गिरता। तो ये दो परिस्थितियां हम देख चुके हैं। हम जब इन दो परिस्थितियों को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम इसका एक और नाम दिए थे विथ अ क्लियर लेबलिंग। इस परिस्थिति को, अस्थिरता की परिस्थिति को, हमने साइक्लोनिक कंडीशन कहा था, चक्रवातीय परिस्थिति कहा था। और इस परिस्थिति को, स्थिरता की परिस्थिति को, हम एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का नाम दिए थे। हम उस समय ये भी बोले थे कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन या साइक्लोनिक कंडीशन को कभी साइक्लोन से मत जोड़िएगा। साइक्लोन अलग चीज होता है, साइक्लोनिक कंडीशन अलग चीज होता है। साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा बनते रहता है, अभी बाहर निकलिएगा, अभी गर्मी है, अभी अगल बगल में साइक्लोनिक कंडीशन बना रहेगा। लेकिन साइक्लोन एक विशेष परिस्थिति है, जब साइक्लोनिक कंडीशन एक्सट्रीम उग्र रूप धारण कर लेता है। जब अभी हम लोग देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स है जो इसके सेल्स को मजबूत कर देते हैं और सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तब उस परिस्थिति को हम साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब साइक्लोन एक कैरेक्टरिस्टिक है। साइक्लोन हवा में होने वाला एक वायलेंट एयर एक्टिविटी है, जिसमें बहुत तेज रफ्तार की हवाएं चलेंगी। याद करें कि जब हम पवन को परिभाषित कर रहे थे, विंड को परिभाषित कर रहे थे, तो हमने ये स्पष्ट रूप से बोला था कि ये स्लो या मध्यम रफ्तार से चलने वाली हवाएं है, ये तेज हवाएं नहीं है। साइक्लोन्स ऑन द अदर हैंड कभी धीमा या मध्यम नहीं चल सकते हैं, वरना वो साइक्लोन्स नहीं होंगे। साइक्लोन्स बहुत फास्ट स्पीड की चलनी हवाएं हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए, बहुत ह्यूमंस के लिए क्या, लिविंग बींग्स के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। और इनका नुकसान दो कारणों से आता है। एक तो कि ये बहुत तेज होती हैं, ये चीजों को तोड़ देती हैं, और दूसरा ये अपने साथ बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर लेकर के चलती हैं, और जहां कहीं पे ये साइक्लोनिक एक्शन होगा वहां पे एक्सेस रेनफॉल होगा, अतिवृष्टि होगी, और आप क्या देखेंगे कि फिर वहां पे बाढ़ का एक अलग प्रॉब्लम आ जाएगा। तो साइक्लोन्स दो कारण से हमारे लिए नुकसानदेह। लेकिन पृथ्वी पर साइक्लोन एक तरीके का नहीं होता है, पृथ्वी पर दो तरीके का साइक्लोन होता है, और पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जब चक्रवात या साइक्लोन बोल रहे हैं तो हम इंडियंस इसको ऐसा बोलते हैं। यही अगर यूएस में बैठा रहते तो उसको दूसरे नाम से बोलते, ऑस्ट्रेलिया में बैठे होते तो दूसरे नाम से बोलते। द नेम में वेरी बट द फेनोमेना इज सेम। जो हो रहा है वो एक ही चीज है, इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो पहले तो ऊपर से हम लोग डिस्टिंक्शन ड्रॉ करें कि दो टाइप के साइक्लोन्स कैसे कैसे होते हैं। देखिए, एक टाइप का साइक्लोन होता है जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, जो कि ट्रॉपिकल रीजन का फेनोमेना है। आप समझ रहे हैं, वो गर्म रीजन का फेनोमेना है। ये असल में ज्यादा बड़ा भी होता है, ज्यादा फास्ट भी होता है, ज्यादा नुकसानदायक भी होता है। दूसरे तरीके के जो साइक्लोन्स होते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो ऊपर ट्रॉपिक वाले इलाके में बनते हैं, राइट। क्या यूएस में ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा? क्या इंडिया में हमें क्या यूएस में ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा या टेम्परेट साइक्लोन आएगा? और कोई? कौन बोल रहा है? किसका आवाज आ रहा है? ये दोनों का आवाज किसका बोल रहा है? आ रहा है, उधर से आ रहा है। हाँ, ठीक है, ये सही जवाब है। देखिए क्या है, देखिए बात क्या है। एक तुम्हारा एक्सप्लेनेशन क्या है, जरा आप पहले अपना एक्सप्लेनेशन दो तो।
यस, जो कोर क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी पर ट्रॉपिकल इलाका कौन है और टेम्परेट इलाका कौन है। क्या हम टेम्परेट इलाके को 23.5 के बीच का इलाका ही मानते हैं? क्या उसको हम ये जो लैटिट्यूड्स है उसके साथ फिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर सिस्टम है और हम जानते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर सिस्टम फिक्स नहीं है। ये पूरा जो ट्रॉपिकल इलाका है वो गर्मी के दिन में ऊपर की ओर सरका हुआ होता है और जाड़े के दिन में नीचे की ओर सरका होता है। यूएस का साउदर्न कोस्ट गर्मी के पीक में ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। असल में दुनिया के जो सबसे तबाह करने वाले साइक्लोन होते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं। आप न्यूज में जितने भी बड़े साइक्लोन का नाम उठा लीजिए, आप जो सुने होंगे वो 99% ऑफ द केस वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होने वाले हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें एनर्जी का कंटेंट ये क्यों इतने डेडली होते हैं। तो अगेन देयर इज नो फिक्स एरिया, सीजन वाइज वेरी करेगा। सीजन वाइज पूरा पृथ्वी का मामला ही सिस्टम ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया है, तो ट्रॉपिक्स ऊपर की ओर शिफ्ट कर गए हैं, सीजन में नीचे की ओर शिफ्ट कर गया है तो वो नीचे की ओर शिफ्ट कर गया है। यानी कि जाड़े के सीजन में कुछ ऊपर वाले इलाके में जो ट्रॉपिकल इलाके हैं वहां पे भी हमको टेम्परेट बिहेवियर नजर आएगा, और गर्मी वाले दिन हम ऊपर जो रहेगा, क्योंकि सन मूव कर रहा है और सन के ऊपर का ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है ये भी स्लाइड कर रहा है। ये पूरा फिनोमेना ऊपर नीचे हो रहा है, वो फिक्स पार्ट नहीं है, राइट। तो इतना समझते हैं कि साइक्लोन जो है वो एक तरीके के नहीं होते हैं, साइक्लोन जो है वो दो तरीके के होते हैं। अब आते हैं इसके डीपर डिस्टिंक्शन पे। इसके डीपर डिस्टिंक्शन पे आते हैं। देखिए, पहले तो हम दोनों को ज्वाइंट रूप में ही देखते चले और उसके बाद आगे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। एक चक्रवातीय परिस्थिति, एक हमारे पास साइक्लोनिक कंडीशन और कुछ नहीं है, वो एक ये इनस्टेबिलिटी का कंडीशन है जो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ की हवा ऊपर राइज कर गई है, नीचे में एलपी बना दिया है, ऊपर में एचपी बना दिया है। अगर ऐसा सिस्टम कहीं पे भी दिख रहा है तो चक्रवातीय परिस्थिति है, साइक्लोनिक कंडीशन है। 99% ऑफ द टाइम ये साइक्लोनिक कंडीशन साइक्लोन्स में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं। 99.99% ऑफ द टाइम, एक आध 9 और जोड़ा जा सकता है, ये साइक्लोन्स में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं। लेकिन कुछ समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ये जो इनस्टेबिलिटी का छोटा सिस्टम बना है ये एक वेल फॉर्म्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि सर्कुलेशन के पाथवेज बन जाते हैं और ये फिर अपना साइज बढ़ने लगता है। ये अचानक एक्सट्रीम परिस्थितियां हो गई हैं और ये बड़ा होते 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 ये पावरफुल हो गया। यानी कि कुछ ही चक्रवातीय परिस्थितियां हैं जो कि चक्रवात में कन्वर्ट होंगी। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक नॉर्मल चक्रवातीय परिस्थिति को चक्रवात बना सकती है? यानी कि नॉर्मल बारिश का परिस्थिति है वो चक्रवात में कब कन्वर्ट होगा? हमेशा नहीं होगा, कुछ खास परिस्थितियों में होगा। पहला चीज कब होगा? जब बीच में जो एलपी बना है, जो लो प्रेशर बना है, वो बहुत इंटेंस बना हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं पे धीमा लो प्रेशर बन सकता है, कहीं मजबूत लो प्रेशर बन सकता है, हर लो प्रेशर एक तो नहीं है। ये साइक्लोन्स को बनने के लिए बीच का लो प्रेशर बहुत इंटेंसिटी का बनना चाहिए। ये हायर इंटेंसिटी वाले होंगे वो कुछ साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा चीज क्या चाहिए होता है? एक क्लोज्ड आइसोबार का फॉर्मेशन भी हमको चाहिए होता है। समझिए कि क्या होता है। पहले तो आप आइसोबार से में भी शायद वाकिफ ना हो, सो लेट्स डिफाइन आइसोबार। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं कि एक खास तरीके का मैप ड्रॉ करते हैं। जैसे ये अगर इंडिया का मैप है तो कुछ मैप आप ऐसा देखिएगा जिसमें इस तरीके के लाइंस बने होंगे, ऐसे ऐसे कुछ लाइन बना होगा। आप एटलस के अंदर भी देखिएगा तो इस तरीके के आपको लाइंस वाले मैप मिलेंगे। इन लाइंस को हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसो स्टैंड्स फॉर इक्वल, मतलब सेम, बार्स स्टैंड फॉर प्रेशर। यानी ये वैसी रेखाएं हैं जो समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ रही है। यानी कि ये आर्टिफिशियल रेखा है, रियलिटी में नहीं है। ये असल में क्या है कि यहाँ जो प्रेशर है इन सारे प्रेशर में सिमिलैरिटी है, तो इन सारे प्रेशर्स को, सिमिलर प्रेशर
प्रेशर्स वाले को जोड़ते हुए जो हम रेखा खींच देंगे, इसको आइसोथर्म कहा जाता है ना। अब आइसोथर्म दो तरीके के हो सकते हैं। मान के चलो कि किसी जमीन पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे एलपी बना है, यहाँ पे एचपी बना है, यहाँ पे फिर एलपी बना है, यहाँ पे एचपी बना है, यहाँ पे एचपी बना है, यहाँ पे एचपी बना है, यहाँ पे एलपी बना है। अगर मान लो कि एक इलाके में डाल्टनगंज या झारखंड के ऊपर से देखें तो हमको कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है कि यहाँ एलपी, यहाँ एचपी, कुछ ऐसा बना हुआ है। अब हम आइसोबार ड्रॉ कर सकते हैं। एक आइसोबार देखिए इस तरीके का ड्रॉ होगा सिमिलर प्रेशर वालों को, और एक आइसोबार इस तरीके का ड्रॉ होगा। ये क्या कर रहा है, समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ रहा है। नाउ यू विल से कि हम लाइन काहे के लिए खींच रहे हैं, है तो है लाइन खींचना जो है वो हमारे पास इनकैप्सुलेशंस को शो कर सकता है। देखिए क्या होता है, आइसोबार दो तरीके के हो सकते हैं। एक तरीके का आइसोबार हो सकता है जिसको हम क्लोज कहेंगे, और एक तरीके का आइसोबार हो सकता है जो कि ओपन आइसोबार होगा। जैसे लेट से कि हमारे पास स्थिति ये है HP HP HP, यहीं पे देखिए एक दो बना देते हैं और दोनों के बीच में आप तुलना कर पाइएगा। इधर एक वाला तो ये है, इसी को आप एग्जाम्पल में मानिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल ए मानिए, और एक दूसरा एग्जाम्पल बना रहे हैं एलपी एलपी एलपी, या ऐसा करते हैं कि इन बाहर वालों को एचपी बना देते हैं, हम अपनी बात को ज्यादा साबित कर पाएंगे। हम क्या करें, बाहर वालों को एचपी बना देते हैं और अंदर वाले को एलपी बना देते हैं, लेट से, है ना। यानी इस स्थिति में परिस्थिति ऐसी बनी है कि ये जो अगल बगल के इलाके हैं ये हायर प्रेशर के पॉइंट से, और बीच में पड़ रहा है एक ऐसा इलाका जो कि लो प्रेशर का पॉइंट है। अगर हम आइसोबार ड्रॉ करेंगे तो इस केस में ऐसा आइसोबार ड्रॉ होगा, और वहीं इस केस में देख रहे थे कि यहाँ एलपी बना था, लेकिन इस केस में आइसोबार ऐसा ड्रॉ हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस आइसोबार को हम ओपन आइसोबार कह रहे हैं क्योंकि एक प्रेशर पॉइंट को वो चारों तरफ से नहीं घेर रहा है, और इस आइसोबार को हम क्लोज्ड आइसोबार कह रहे हैं, ये बीच के एक प्रेशर पॉइंट को चारों तरफ से घेर रहा है। एक क्लोज्ड आइसोबार बीच में बना हुआ प्रेशर पॉइंट ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करेगा, क्योंकि वो बाहर में बैरियर बना दे रहा है, तो दूसरे जगह से जो चीजें प्रेशर के जो पॉइंट्स हैं वो बीच वाले को डिस्टर्ब कम करेंगी। एक साइक्लोनिक कंडीशन साइक्लोन में यूजुअली तब कन्वर्ट होते हैं जब बीच में इंटेंस एलपी बन गया हो और उसके चारों तरफ एक क्लोज्ड आइसोबार बन गया हो, यानी बीच का जो हाई इंटेंसिटी है अब अगल बगल में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो लंबे समय तक बीच का इंटेंसिटी उसका बना रहेगा। तो दो फैक्टर जो कि एक साइक्लोनिक कंडीशन को साइक्लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, गारंटी नहीं है कि होगा, कुछ ही कुछ रेयर परिस्थितियां में साइक्लोन का निर्माण होता है और वो एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे तभी होता है। ये दोनों साइक्लोन के लिए हम कॉमन बात बोल सकते हैं, बस इतना ही कॉमन बोल सकते हैं। अब इसके आगे दोनों साइक्लोन के फीचर्स अलग अलग हैं, दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। इस चलते अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमको दोनों साइक्लोन को अलग अलग देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहले हम लोग ये विश्वतीय जो क्षेत्र में होने वाले चक्रवात हैं, ट्रॉपिकल रीजन के जो चक्रवात हैं, इनके बारे में बात करें। देखिए समझते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में सबसे पहला बड़ा डिफरेंस हम आपको यहीं पे बताते चलें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा पानी पे बनेंगे और टेम्परेट साइक्लोन हमेशा जमीन पे बनेंगे। दोनों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ पानी पे बन सकता है और एक टेम्परेट साइक्लोन सिर्फ जमीन पे बन सकता है। टेम्परेट जब आएगा तो हम लोग एनालाइज करेंगे कि जमीन पे क्यों बनेगा, लेकिन ट्रॉपिकल वाला पानी पे क्यों बनता है इस बात को पहले समझ लेते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमको कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स में वापस जो समुद्र पढ़ते समय हम लोग चले थे उसमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। देखिए वेस्टर्न पैसिफिक पुल कितने को याद है? हमको एक दुनिया में समुद्र में एक जगह मिला था जिसको हमने नाम दिया था WPP। कितनों को याद है कि वेस्टर्न पैसिफिक पुल कहाँ पे है?
ऑस्ट्रेलिया के पास में, है ना। हम लोग ये जो इस जगह जो हम लोग करेंट्स का फ्लो देखे थे, हमको याद कीजिए कि जब समुद्र के अंदर करंट पड़ रहे थे तो यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास से हमको एक यहाँ पे अपवेलिंग होता हुआ करंट दिखा था, और यहाँ से एक गर्म जलधारा ये पूरा क्रॉस करते 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 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले जगह पे जाकर के डाउनवेलिंग कराता है। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन, किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए हम एक बात तो कहे कि लो प्रेशर होना जरूरी है, और वो भी एक्सट्रीम लो प्रेशर होना जरूरी है। हमको एक बात बताइए कि एक एक्सट्रीम लो प्रेशर ज्यादा गर्म जगह के ऊपर होगा कि कम गर्म जगह के ऊपर होगा? डेफिनेटली अगर प्रेशर अगर हीट के कारण हो रहा है तो जो हाई हॉटर इलाका होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा लो प्रेशर बनेगा। यही कारण है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मैच्योर करने के लिए जितना सरफेस हीट चाहिए होता है वो लैंड पे एक्वायर नहीं होता है, बल्कि वाटर पे एक्वायर होता है। लेट मी टेल यू व्हाई। एक तो ये कि वाटर का टेम्परेचर बिहेवियर लैंड के टेम्परेचर बिहेवियर से अलग है, वो दोनों के बीच में एक टाइमिंग का डिस्प्लेसमेंट चलता है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हम यहाँ दूसरे बात में कंसर्न है। हम इस बात में कंसर्न है कि अगर सन से आने वाला हीट लेट से कि सेम है, सेम आ रहा है, तो ये जमीन है, ये पानी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 19-20 का अंतर है। लेकिन सन में से जो अगर मान लीजिए कि 20 आ रहा है तो पानी में 19 रहेगा, इसमें 20 रहेगा, कुछ छोटा ही वेरिएशन है। अल्टीमेटली जो सन का हीट है वो दोनों को बराबर हीट कर रहा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जमीन को एडेड हीट नहीं मिल रहा है, लेकिन वाटर में कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं जहां दूसरे जगह से गर्म पानी आके जमा हो रहा हो। यानी कि यहाँ पे वाटर को सन जो हीट कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके साथ उस जगह पे डाउनवेलिंग भी हो रहा हो, यानी कि दूसरे जगह के वार्म करेंट्स भी आ रहे हो। अब आप क्या देखेंगे कि ट्रॉपिकल इलाके में लैंड जितना गर्म करके एक्सट्रीम एलपी बना सकता है, उससे ज्यादा एक्सट्रीम एलपी समुद्र के वो हिस्से बना सकते हैं जहां पे वार्म करंट बैठे हुए हों, क्योंकि सन के हीट के अलावा वार्म करंट का हीट भी एड अप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम एलपी के कंडीशंस जो कि इक्वेटोरियल के लिए चाहिए वो वाटर में ही जनरेट होंगे, और वाटर में भी कहां पे? इक्वेटोरियल इलाके में, और वो भी कहां पे? जहां डाउनवेलिंग हो रहा हो। डाउनवेलिंग का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको याद है। वहां पे टेम्परेचर अननेचुरली इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है वहां पे तापमान, है ना। तो ये जो होते हैं वो वहां पे बनते हैं। शुरुआत तो हुआ कि एक्सट्रीम एलपी बन गया, और ये कब होगा? सीजन आप समझ रहे हैं, गर्मी के पीक पे। आप अभी उससे गुजर गए हैं, हम लोग गर्मी बरसात होते हुए जाड़ा के रास्ते में हैं। अगली बार जब सीजन चेंज हो रहा होगा तो हम आपको पॉइंट कराएंगे कि देखिए, ये जब पीक गर्मी और बरसात शुरू होने से पहले का जो समय होता है, ये समय होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का सीजन। यानी कि अभी बारिश नहीं आया है और गर्मी सीजन अपने पीक पे पड़ा है, उस समय पेपर में आप करंट अफेयर्स उठाइए, अब देखिए कि एक से एक नाम हुदहुद आया है, तो ये आया है, वो आया है, ये कॉमन होते हैं। हम लोग बाद में देखेंगे ये नेमिंग भी सिस्टमैटिक होता है, नाम रखने का एक तरीका है, देयर इज अ मेथड। ऐसी नहीं है कि किसी को कुछ बोल देते हैं, है ना, और वो नाम रखने के पीछे कारण भी है, वो लेटर की बात। पहले हम लोग ज्योग्राफी का मैकेनिक्स समझ लें उसके बारे में, नेमिंग तो लेटर चीज है। तो हम क्या देखते हैं कि ये उस पीक समय में जबकि गर्मी अपने हाईएस्ट में है, सन ट्रॉपिक के ऊपर में बैठा हुआ है, और जिस इलाके में डाउनवेलिंग हो रहा है वहां पे इस तरीके का एक्सट्रीम एलपी बन जाता है। अब देखिए, एक बड़ा खास चीज है जो कि गौर कीजिए, पानी पे बना ये एक्सट्रीम एलपी अब यहां से आगे केवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो कि पानी के ऊपर एलपी बना है, एलपी बना है यानी कि अगल बगल में एचपी है, यानी कि हवाएं भीतर की ओर घुसने का प्रयास कर रही हैं, यानी उस पूरे इलाके में फास्ट मूविंग एयर है, लो प्रेशर है, हीट है। फास्ट मूविंग एयर, लो प्रेशर, हीट। फास्ट मूविंग एयर, लो प्रेशर, हीट, ये तीन कौन से फैक्टर्स है? इवापोरेशन वाले फैक्टर्स है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग इस बात को लेके आए हैं, ये तीन फैक्टर्स है जो कि इवापोरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं। यानी कि कहीं पे अगर ऐसा सिस्टम बन गया, अब वो क्या करेगा, नीचे जस्ट जिस वाटर बॉडी पे बना है वो नीचे वाटर का इवापोरेशन रेट बढ़ा देगा। अब इसमें नीचे से वाटर इवापोरेट हो रहा है और ये सिस्टम में जा रहा है,
हम ये बात ऑलरेडी अब तक स्टैब्लिश कर चुके हैं कि एक वेट एयर होता है उसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वाष्पीकरण में जो ऊर्जा लगी थी वो जब तक हवा वेपर के रूप में है वो एनर्जी कैरी कर रहा है। तो वो नीचे से असल में ट्रॉपिकल साइक्लोन के सिस्टम्स वाटर पे बनने भर का देर है, उसके बाद नीचे से तो रिचार्ज हो रहा है, नीचे से जितना इवापोरेट हो रहा है वो असल में इस सिस्टम को बड़ा करते जा रहा है, बड़ा करते जा रहा है, बड़ा करते जा रहा है। एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन का सेल क्रिएट हो गया तो एज लॉन्ग एज इट इज ऑन वाटर इट विल कीप ग्रोइंग, वो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि नीचे से एनर्जी रिचार्ज। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल इलाकों में हवा का बहाव आप जानते हैं कैसा होता है, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि ऐसे ट्रॉपिकल इलाके में जो साइक्लोन्स बनेंगे वो किधर की ओर ट्रेवल करेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, सागर पे बनेंगे और तब तक ट्रेवल करेंगे जब तक कि जमीन पे नहीं आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे ही जमीन पे आए, वाटर बॉडी क्रॉस किए, जहां कहीं पे भी लैंड पे आ गए, अब देखो नीचे से जो रिचार्ज वाटर से हो रहा था वो बंद हो गया। तो जैसे ही लैंड के कोना में, ये ज्यादा अंदर तक घुस भी नहीं पाते हैं, वाटर पे बनते हैं, लैंड के जैसे ही कोना पे गए, नीचे का सिस्टम डिटैच हुआ और ये पूरा सिस्टम अनस्टेबल होकर के वहीं पे फ्लॉप कर जाता है और उस इलाके को में जो होता है उसको हम लैंडफॉल कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन सागर पे ओरिजिनेट करते हैं और जैसे ही भूमि के किनारे पे गए वहां पे लैंडफॉल करके गिर जाते हैं। देखिए कि जब से चलता चल रहा था, जब से इवापोरेट करता चल रहा था, अपना घड़ा भर के चला था, अब किनारे जगह पे सब घड़ा गिरा दिया। ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाई डज इंडिया एक्सपीरियंस मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन द ईस्टर्न साइड। भारत में अधिकांश ये चक्रवात पूर्वी तट पे ही क्यों आते हैं। हम देखेंगे कि इस साइड में ज्यादा उड़ीसा बंगाल ये इलाका ज्यादा प्रभावित होता है, ये कम होता है क्योंकि पूरे इलाके में ईस्टर्लीज चल रहे हैं। अगर बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात बनेगा वो भारत की तरफ मूव करेगा और जो अरब की सागर में चक्रवात बनेगा वो तो अरब की तरफ मूव करेगा। इधर वाला बहुत रेयर कंडीशन है कि घूम करके इंडिया साइड आने वाला है, कुछ लोकल कॉन्फ़िगरेशंस बन गए तभी वो घूमता है, नहीं तो ये उधर की ओर जाएगा। वरना इंडिया में मोस्ट जो ट्रॉपिकल चक्रवात आएंगे वो पूर्वी तट पे आएंगे क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर जो हवा का सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो कहीं पे भी बनेगा वो इधर की ओर मूव करके लेके आएगा। ठीक है ऑल राइट। तो फॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग और लैंडफॉल ये तीनों हम देख चुके हैं। देखिए दोनों चक्रवातों में जो सबसे बड़ा और सबसे डैमेजिंग चक्रवात होता है ना वो ट्रॉपिकल ही होता है। टेम्परेट छोटे वाले होते हैं, जो सबसे डैमेजिंग होते हैं वो ट्रॉपिकल वाले होते हैं क्योंकि जब तक पानी के ऊपर है, बीच में पानी है, एनर्जी कंटेंट उसका इतना ज्यादा हो जाता है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स साइज में मैसिव होते हैं, एंड व्हेन आई से मैसिव आई से रियली मैसिव। इतने बड़े बड़े होते हैं, सागर के ऊपर ये सिस्टम बनते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना। इस तरीके का साइक्लोन का एक बड़ा सिस्टम बनता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखिए ये यूएस का वेस्टर्न हिस्सा है, ये यूएस का वेस्टर्न हिस्सा है, सॉरी पूर्वी तट है, ईस्टर्न हिस्सा है। देखिए साइक्लोन इतना बड़ा है कि अमेरिका के 5-6 स्टेट को कवर कर रहा है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन साइज में टेम्परेट साइक्लोन से बहुत बड़े होते हैं, जायंट होते हैं, मतलब ये चल रहे हैं तो फिर कोई और नहीं, दीज आर मैसिव फोर्सेस ऑफ नेचर है ना। दूसरी बात, इस साइक्लोन के कुछ हिस्से होते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा बात करें। अगर साइक्लोन चूंकि शुरुआत में जब इनस्टेबिलिटी का कंडीशन बना था तो वो अगर बीच में शुरुआत के समय में डिसरप्ट हो जाता तो वहीं पे टूट जाता। हमारे पास जो अगल बगल साइक्लोनिक कंडीशन या अस्थिरता की परिस्थिति बनती है मोस्टली डिसरप्ट हो जाता है, बीच में लो प्रेशर बनता है लेकिन फिर टूट गया, खत्म हो गया, बनता है सिस्टम टूट जाता है, बहुत अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन साइक्लोन एक स्टेबल सिस्टम
में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन के सेल बना देता है कि इधर से हवा ऊपर जाएगा, उधर से हवा नीचे जाएगा, एक तय प्रोसेस से होगा तभी वो चलेगा। एक साइक्लोन को अगर आप देखिएगा तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ साइक्लोन। एक जो पार्ट सबसे मेजर पार्ट होता है, ये कॉलम्स रेन बैंड हुए, आई वॉल हुआ, आई हुआ, हम्म, इसमें से कोई नहीं वैसा लेबल किया है, लेकिन हम इसमें से किसी पे काम कर सकते हैं। देखिए, साइक्लोन के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, जो सबसे मेजर पार्ट होता है, जो सबसे क्लियरली दिखता है, वो ये बीच का होल है। ये जो बीच का होल है, ये इसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ये चक्रवात का आंख होता है। ये आई असल में बीच में शांत और स्टेबल इलाका है। अगर आप इसके नीचे यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो आप क्या देखें कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, ढेर सारा पानी आ रहा है, तूफान हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब आप इसके नीचे खड़े हैं और ऊपर देखेंगे तो आसमान एकदम साफ रहेगा, बिल्कुल हवा नहीं चल रहा होगा, एकदम स्टेबिलिटी का पोजीशन बन जाता है। बीच में जो है वो बहुत काम पोजीशन होता है। इस चलते जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं तो लोग को कहा जाता है कि एक बार आपके इलाके के ऊपर से, यूएस में ये ज्यादा एडवाइजरी होता है क्योंकि उनके यहाँ बहुत कॉमन घटना है, कि अगर एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके इलाके से गुजर गया है, ऊपर आपको ब्राम ब्रिम सुनाई पड़ गया है, और उसके बाद साइक्लोन चला गया और शांत हो गया, बाहर मत निकल जाइए। असल में साइक्लोन का एक पट्टी गुजरा है, अभी आप आई में बैठे हुए हैं। आई एक बहुत बड़ा इलाका है, हो सकता है कि पूरा झारखंड, एक आई जो है वो झारखंड के ऊपर बैठा हुआ हो। एक बड़ा बीच में कॉमन एरिया रहता है। ये इस समय आप खुश होकर के बाहर मत निकल जाइए, क्योंकि फिर आई पास होगा और उसके बाद सेकेंड साइड का जो आपका बेल्ट है वो वही डिस्टर्बेंस वाला आने वाला है। तो आप जब नीचे अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके ऊपर से अगर लीनियर गुजर रहा होगा तो आप 2 राउंड के डिस्टरबेंस महसूस करेंगे जब आप दोनों साइड के रेन बैंड से गुजर रहे होंगे। तो आई के बारे में समझे, आई एक शांत इलाका है, ठीक है। दूसरा, इसको अगर हम इस साइक्लोनिक सिस्टम को अगर हम डाइसेक्ट करें तो एक चक्रवात कुछ इस तरीके की बनावट रखता है। बीच में तो आई आप देख रहे हैं, वो तो शांत इलाका है। ये जो बीच में जो पार्ट्स पड़ते हैं, इनको रेन बैंड्स कहते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे हैं तो ये वाला जब बैंड आपके ऊपर गुजरेगा तब जो है सो मूसलाधार बारिश होगा, फिर बीच में शांत होगा, फिर ये वाला बैंड आएगा। यानी कि ये रेन के बने हुए बैंड्स है। वो कुछ मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर ले लेता है, तो बीच में जहाँ पे हाई इंटेंसिटी वाले पार्ट्स होंगे उनको हम रेन बैंड्स कहेंगे। तो साइक्लोन जब गुजर रहा होता है तो वो अलग अलग रेन बैंड्स आपके ऊपर से गुजर रहे होते हैं। मेन बारिश यही करा रहा होता है। उसके बाद ये बीच में हमारे पास कॉलम बनता है। कॉलम कहने का मतलब नीचे की हवा जो है वो ऊपर की ओर जा रही है और फिर वो ऊपर में फैल जा रहा है। इस जगह पे वो मशरूम शेप में गोल गोल मूव कर जा रहा है। दिस इज व्हाट अ साइक्लोनिक सिस्टम लुक्स लाइक। आते हैं वापस जगह पे। आई समझ रहे हैं, चक्रवात को समझ रहे हैं। अगले मुद्दे पे आइए कि भाई ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नेमिंग, इनको नाम देने भी क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ये सभी चक्रवातों को नाम नहीं दिए जाते हैं। नाम सिर्फ वैसे चक्रवातों को दिए जाते हैं जो कुछ प्रभाव रखते हैं, मतलब जिनका कोई कंसिक्वेंस हुआ है, कुछ हमारा नुकसान हुआ है। यानी एक चक्रवात जो कि सागर में उठ करके किसी नामहीन जगह पे जाके खत्म हो गया, जो कि कोई ह्यूमन इंपैक्ट नहीं रखा, उसको प्रोबेबली इट्स नॉट गोइंग टू बी नेम्ड, उसमें नाम नहीं होगा।
नेमिंग कैसे होता है, पहले तो समझिए कि दुनिया के सभी समुद्र के इलाके अलग अलग हैं, कोई एक बॉडी नहीं है जो कि सब कर सकता है। यानी कि आप अलग अलग क्षेत्रों में नेमिंग के लिए अलग अलग बॉडी है। यहाँ एशिया पैसिफिक इस वाले रीजन में आप देखिएगा तो इस रीजन का जो बॉडी है वो इस रीजन में उठने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नेम तय करेगा। इस रीजन का जो बॉडी है वो इस रीजन के जितने तटीय राज्य हैं जो साइक्लोन से प्रभावित होते हैं उन सबसे मिल के बना होता है। यानी कि हमारे इलाके में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सभी का से रहेगा कि इस इलाके में होने वाला जो साइक्लोन होगा उसका नेमिंग कैसे रखा जाए। सिस्टम क्या है कि हर देश अपने अब पहले से लिस्ट बना के देता है, लिस्ट बना के देता है कि इस महीने में इस तारीख को अगर एक चक्रवात हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे। मान लीजिए कि आप इंडिया हैं, आप हमको लिस्ट बना कर दिए कि हमारे पास लेट्स से कि 1 जून को जो चक्रवात अगर आएगा तो उसको हम राधा कहेंगे, 2 जून में चक्रवात आएगा उसको हम लीला कहेंगे, 3 जून में चक्रवात आएगा तो ये कहेंगे। जरूरी नहीं है कि उस तारीख में चक्रवात आएगा, इस चलते जरूरी नहीं है कि वो नाम इस्तेमाल होगा। लेकिन आपने पहले से ये लिस्ट बना करके सभी देशों ने, आप सभी जो इस इलाके के देश हैं, आपने अपने अपने लिस्ट बना करके हमको दे दिए हैं कि इस तारीख को अगर चक्रवात आएगा तो ये नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब अगर चक्रवात नहीं आया तो ये नाम इस्तेमाल नहीं होगा, ये नाम अगले साल के साइकिल में चला जाएगा, मतलब वो नाम यूज नहीं हुआ, उसको नहीं करना है। लेकिन अगर किसी तय तारीख में अगर कोई चक्रवात आता है और वो बड़ा इकोनॉमिक कंसिक्वेंस और मानवों के लिए अगर प्रभावी रहा, का नुकसान पहुंचाया, तो उसको हम अपने लिस्ट में से निकाल करके एक नाम एसोसिएट करेंगे और इस नाम को फिर हम लिस्ट से हटा देंगे, ये नाम दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ताकि इतिहास में सिर्फ एक ही चक्रवात रहे जिसका एक नाम रहे। ठीक है, तो इस इलाके के लोग जो हैं वो मिल करके साइक्लोन को करते हैं। हालांकि साइक्लोन खुद में एक लोकल नेम है, जहां से हम बात शुरू किए। साइक्लोन जो इस तरीके की घटना हम लोग समझे, इसको अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं, अगर आप यूएस में रह रहे होते तो यही चैप्टर पढ़ते, एग्जैक्ट सेम टॉपिक पढ़ते, लेकिन आप साइक्लोन नहीं पढ़ रहे होते, हरिकेन पढ़ रहे होते। अगेन सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। टाइफून अलग चीज है, टाइफून को कन्फ्लिक्ट नहीं कीजिएगा। नोट्स में हम कहेंगे कि किनारे ऊपर में कहीं हेडर में टाइफून लिख करके क्रॉस कर दीजिए, अक्सर लोग टाइफून के साथ उसको कन्फ्लेट करेंगे। टाइफून जो है वो एकदम अलग चीज है, TYPHOON, टाइफून अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं सॉरी, टाइफून बोल रहे हैं, अरे रुको, नहीं हम गलत शब्द बोले, टाइफून नहीं, ये टोर्नेडो, टोर्नेडो अलग चीज है, टोर्नेडो अलग चीज है। टाइफून इसी को कहते हैं, चाइना वाले इसको टाइफून कहते हैं, टोर्नेडो अलग चीज है, टाइफून नहीं, टोर्नेडो अलग चीज है। तो नॉर्थ अमेरिका में इसको हरिकेन कहेंगे, चाइना में टाइफून कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, इंडिया में हम साइक्लोन बोलते हैं, और हम लोग साइक्लोन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको चक्रवात बोलते हैं। बाकी नेमिंग का सिस्टम क्या फॉलो होता है, क्षेत्र के लोग नाम क्या देते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। हमारे पास ये जो संस्था जो नेमिंग करता है उसको पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, पीटीसी उस संस्था का नाम है जो कि नेमिंग करता है। इसके अंदर में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एस्कैप, इन दोनों के द्वारा मिलकर के बना हुआ है। 1972 से ये संस्था है। ये नेमिंग कब से चल रहा है, तो ये फाइनल डिटेल्स आप लोग जो मटेरियल के हैं उसको प्रोसेस कर लीजिएगा। एमसीक्यू में यही सब चीज जरूरी होता है कि कब संस्था बैठा, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बड़ा वाला होना चाहिए, लेकिन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए ये फाइनल डिटेल्स भी आपके पास होने चाहिए। ऑल राइट, हमारे इलाके में जो साइक्लोन का नेमिंग है 2004 से चल रहा है। कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और मालदीव, हम लोग मिलकर के हमारे इलाके का नाम तय करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जब कभी नाम चुना जाएगा तो आपको न्यूज में मिलेगा कि ये उसका सुझाया हुआ नाम है, यानी कि उसके लिस्ट से लिए हैं या उसके लिस्ट से लिए हैं, आपको करंट अफेयर्स में इस रूप में मिलेगा। ऑल राइट, चलिए तो इसी के साथ हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को समझे।
टेम्परेट साइक्लोन इससे अलग चीज है। वो भी देखिए सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों पॉइंट पे ध्यान रखिए। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एक्सट्रीम इनस्टेबिलिटी के कंडीशन हैं जो कि सॉलिडिफाई हो गए हैं और एक बड़े डायनेमिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। दोनों में सिमिलैरिटी बस यही है, दोनों में डायनेमिक्स अलग है, बनते कैसे। टेम्परेट जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या हुआ, हीट के कारण कहीं पे इंटेंस एलपी हो गया, अगल बगल में क्लोज आइसोबार हो गया, तो वो ग्रो कर गया साइक्लोन में। ट्रॉपिकल वाले का टेम्परेट में भी यही होना है कि किसी तरीके से एक जगह पे इंटेंस एलपी बन जाए, अगल बगल में क्लोज आइसोबार हो जाए और वो ग्रो कर जाएगा साइक्लोनिक कंडीशन में। लेकिन दोनों के फैक्टर्स अलग अलग हैं। ट्रॉपिकल वाले हीट के कारण हुआ, टेम्परेट वाला डायनेमिक रीजन से होगा, यहाँ पे एयर मास और फ्रंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखिए टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं वो असल में 3 स्टेजेस में डेवलप करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ये ऐसी परिस्थिति हुई है कि हमारे पास मिनिमम 3 एयर पैकेट, यानी कि ये एक वायु राशि, ये एक वायु राशि और ये एक वायु राशि, कम से कम 3 वायु राशियों का होना जरूरी है। अगर 3 नहीं होंगे तो साइक्लोन नहीं बना पाएंगे। 2 से नहीं होना है, 2 से फ्रंट बन जाएगा लेकिन 3 होने चाहिए। कम से कम 3 वायु राशि होना चाहिए और कम से कम 2 फ्रंट होना चाहिए। मिनिमम में 2 एक्टिव फ्रंट होने चाहिए जहां पे कि 2 एयर मास एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, और मिनिमम 3 एयर मास होने चाहिए। अगर परिस्थिति ऐसी बनी तो इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट स्टेज में आया, स्टेशनरी स्टेज है। आइए सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये सभी वायु राशियां जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगी, ये एक्टिव हो जाएंगे और एक दूसरे को धकेलना चालू किए। मान लीजिए कि ये तीनों अगर 3 वायु राशि है तो जाहिर सी बात है तीनों में डिफरेंस किस किस बात का होगा। क्या इस एयर मास का और इस एयर मास का टेम्परेचर सेम होगा? क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंस के बेसिस पे ही तो हम एयर मास को डिफाइन किए थे। तो जैसे ही हम कह रहे हैं कि 2 एयर मास है, इसका मतलब कि दोनों का टेम्परेचर भी डिफर है और दोनों का ह्यूमिडिटी कंटेंट भी डिफर कर रहा है। तो ये 3 है, मान लीजिए कि ये ठंडा है, ये उससे ज्यादा ठंडा है, ये गर्म है। मान लीजिए कि तीनों 3 तापमान में, तीनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, ये इसको ढकेलना चालू किया, तो यहाँ पे कौन सा फ्रंट बना? अगर ये इसको ढकेलना चालू कर रहा है तो जरा पहचानिए इस एग्जाम्पल को। हमारे इस एग्जाम्पल में ये एयर मास हम फिर से बना रहे हैं एंड ट्राई टू पिक अप। इस हमारे एग्जाम्पल में अगर हम ये आपसे कहें कि ये वाला जो एयर पैकेट है वो एक्टिव है और वो इसको धकेल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रंट बन रहा है? हा? जो वार्म बोल रहे हैं वो क्यों वार्म बोल रहे हैं? क्योंकि कोल्डर है। यस, रिलेटिवली डिफाइन होता है। अगर हम कहें कि ये ठंडा है, ये उससे ज्यादा ठंडा है, तो इसका मतलब ये जो ठंडा है असल में गर्म है। ठीक है ना, ठंडा और गर्म रिलेटिवली डिफाइन होता है। तो अगर ये कोल्ड है, ये कोल्डर है, ये वार्म है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे गर्म ये है, ये उससे कम गर्म है, ये उससे कम गर्म है। डिफरेंस कुछ ऐसा चल रहा है। तो अगर एक इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ जो फ्रंट बन रहा है ये असल में वार्म फ्रंट बन रहा है, क्योंकि जो हमारे पास एक्टिव एयर मास है वो असल में इनएक्टिव एयर मास के मुकाबले गर्म है ना। फिर यहाँ माने कि ये वाला जो है सो इसको पुश कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कोल्ड फ्रंट बन रहा होगा। अगर ये अग्रेशन कर रहा है, ये आगे की ओर पुश कर रहा है, तो कम से कम 2 फ्रंट बनने चाहिए। लेट्स से कि इन दोनों के बीच में मूवमेंट चालू हो गया। ये हुआ सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में अब ये 3 फ्रंट एक दूसरे को धकेल रहे हैं और गोल गोल मोशन में आ गए, है ना। गोल गोल घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं है। इसमें से एक है जिसका टेम्परेचर हाई है और 2 है जिसका टेम्परेचर उससे लो है। तो आप क्या देखेंगे कि घूमते घूमते दही को महते महते क्या होगा कि जो लाइटर चीज होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा और जो हेवियर चीज होगा वो नीचे हो जाएगा। इसी से आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज कैसा दिखता है, इसको साइड से हम देख रहे हैं, इसको हम ऊपर से नहीं देख रहे हैं कि ये जो कोल्ड और कोल्डर थे ये नीचे आ गए और वार्म वाले को ऊपर धकेल दिए।
अब इसमें क्या हुआ, अगर नीचे का एयर ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो जा रहा है, आप जानते हैं नीचे में लो प्रेशर का रीजन बनेगा, और चूंकि ये एक बहुत हाई स्पीड सिस्टम है, यानी कि इंटेंस एलपी बन जाएगा, बहुत तीव्र लो प्रेशर जो है वो बीच में बन जाएगा। साइक्लोन बनने के लिए हमको चीज चाहिए था, ये हो गया। अब इसके अगल बगल अगर क्लोज्ड आइसोबार रह गए, ये प्रेशर सिस्टम अगर सस्टेन कर गया, तो इट विल ग्रो अप इनटू टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जहां पानी पे बने थे, वही टेम्परेट साइक्लोन जमीन पे बनेंगे, क्योंकि ये कोल्डर और वार्मर एयर का इंटरेक्शन ज्यादा इस लैंड वाले सेक्शन में होगा। ऊपर साइड से, ध्रुव साइड से जो ठंडा हवा नीचे उतरेगा, कनाडा होते हुए नीचे उतर रहा है, वो कोल्डर एयर मास है। नीचे से ट्रॉपिक साइड से गर्म हवा का पैकेट ऊपर की ओर हो रहा है, ये गर्म एयर मास है। और बीच के जगह पे इन लोग फुटबॉल खेल रहा है, जो कि वहां पे नॉर्मल फ्रंटल बारिश भी हो रहा है, और इस कंडीशन में हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन भी बनेगा। तो दिस इज हाउ टेम्परेट साइक्लोन इज मेड। टेम्परेट साइक्लोन इस तरीके से बनता है। थर्ड स्टेज, इसका लास्ट स्टेज है, इसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, यानी कि ये नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर से फिर वो बारिश करा के सिस्टम शांत हो गया, और ये बहुत बड़ा नहीं होता है। ट्रॉपिकल जितने बड़े हो जाते हैं, ये उतना बड़ा नहीं होता है, ये उतना डैमेजिंग नहीं होता है, इसमें उतना ज्यादा रफ्तार नहीं होता है। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को देखा था और बोला था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के चलने की दिशा क्या होती है, पूरब से पश्चिम, क्योंकि इस इलाके में जो हवाएं चल रही हैं वो पूरब से पश्चिम। तो यहाँ पे साइक्लोन बनेगा तो इधर की ओर हवा उसको ढकेल के इधर लेके आएगा, उधर की ओर बनेगा तो इधर की ओर ढक के आएगा। टेम्परेट साइक्लोन के चलने की दिशा क्या होगी, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि इस दिशाओं में हम लोग पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं कि हवाएं ऐसी चल रही हैं, तो यहां कहीं बनेगा तो उसका मोशन कैसा होने वाला है, ईस्टवर्ड। दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन रखेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बड़े भी होते हैं, डैमेजिंग भी होते हैं, हीट का कारण से बन रहे हैं, वाटर पे बनते हैं। टेम्परेट वाले लैंड पे बनते हैं, वो छोटे होते हैं, लेस डैमेजिंग होते हैं, और वो जो छोटे वाले हैं वो फ्रंट्स के कारण से बन रहे हैं, है ना। और लास्ट जो हुआ फोर्थ स्टेज, ये कुछ नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ साइक्लोन। जैसे हमको ट्रॉपिकल में लैंडफॉल दिखा था, इस केस में जब पूरा सिस्टम शांत होता है, जो जितना भी हवा का वाटर कंटेंट था वो सब गिरा दिया, जितना तेज हवाएं चलनी थी हो गए, तो जो एंड होता है, डेथ ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन इज कॉल्ड फ्रंटोलिसिस। जो बायोलॉजी या साइंस पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि एक शब्द के पीछे लिसिस लग जाता है, तो वो एंड को डिनोट करता है, ब्रेकडाउन को डिनोट करता है कि चीजें टूट रही है। हाइड्रोलिसिस, वाटर का तोड़ना, सेल और बायोलॉजी में भी हमको कई लिसिस आएंगे, कहीं लिसिस दिखे तो वो ब्रेकडाउन को डिनोट करता है, राइट। तो इसी के साथ हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स को समझ गए। अगले टॉपिक में हम लोग जेट स्ट्रीम्स और कुछ दूसरे एयर के फेनोमेनास को एनालाइज करेंगे। आज के टॉपिक को हम लोग यहीं रखें। आप में से जिसके साथ डाउट क्वेश्चन है प्लीज रेज, वरना आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में, आप ध्यान नहीं दिए क्या। तीन तरीके का टेम्परेचर इन्वर्जन हम लोग देखे थे। वैली में इन्वर्जन हो रहा होता है, जाड़े के रात में इन्वर्जन हो रहा होता है, और ट्रोपोपॉज के पास इन्वर्जन हो रहा होता है। तीन उदाहरण